हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब कुछ ठीक है, आपको मेरी आवाज भी आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो आपको चीते की फुर्ती के साथ जय हिंद देना है। जय हिंद के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आ जाओ सब बच्चे जल्दी जल्दी। तो भाई आज की क्लास से हमारी आर्टिकल्स, एक बार प्रीवियस क्लास की बात करेंगे। तो प्रोनाउंस पार्ट वन और प्रोनाउंस पार्ट टू मैंने आपको कराया है, और आपसे एक इंतजा है कि इसकी डीपीपी लगा लीजिए। जल्दी जल्दी बताइए कि इसकी डीपीपी किस किसने लगा ली है। प्रोनाउंस पार्ट टू की डीपीपी किस किसने लगा ली है? जल्दी बताइए। प्रोनाउंस पार्ट टू की डीपीपी किस किसने लगा ली है? ठीक है, जिसने लगा ली है बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं लगाई है उसको दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज ये डीपीपी जरूर लगा लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं लगाई है। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स। इसका कॉन्सेप्ट, यूजेस, प्रैक्टिस और वोकैबलरी, सब कुछ आज आप मेरे साथ इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है बच्चा। तो आर्टिकल की आज आपकी क्लास है और हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स की जब भी हम बात करते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कितने आर्टिकल्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्या आप पहले बताइए होते क्या हैं आर्टिकल? क्या लगता है आपको कि ये आर्टिकल होते हैं? व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या होते हैं ये बता दीजिए एक बार मुझे। जी, ए एन द डिटरमाइनर क्वालिटी, टाइप, दो टाइप के, तीन टाइप के, हाँ जी सही है। देखिए आर्टिकल क्या होते हैं, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दे आर बेसिकली, आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स। ठीक है। एक एक ऐसा डिटरमाइनर जो क्या करता है, रेफर्स टू और पॉइंट्स टू अ नाउन। या तो ये रेफर करता है या पॉइंट करता है किसी नाउन की तरफ। जैसे मैंने कहा अ क्लेवर मैन, या फिर द लोनली वुल्फ। तो याद रखिए, ये आ मैन के लिए आया है, क्लेवर के लिए नहीं। क्लेवर तो एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ये द वुल्फ के लिए आया है, लोनली के लिए नहीं। लोनली तो एडजेक्टिव है। तो हमेशा ये नाउन के लिए आता है। और कौन से नाउन के लिए आता है? काउंट नाउन के लिए आते हैं। ये बताता क्या है? आ क्लेवर मैन या आ लोनली वुल्फ का मतलब आ और बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफर कर रहा है या फिर पॉइंट कर रहा है किसी नाउन की तरफ। तो आर्टिकल क्या करता है? रेफर करता है किसी नाउन की तरफ, या फिर रेफर करता है या फिर पॉइंट करता है किसी नाउन की तरफ। इतनी बात समझ में आई है? तो जल्दी से थम्स अप दीजिए और फिर मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ और बात करते हैं कुछ और आर्टिकल्स की। जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी चलेंगे।
ठीक है देव कुमार, पढ़ते रहो बेटा। जी। अब जरा अगली बात समझिए। अगली बात में क्या है ना कि हमारे पास दो तरह के आर्टिकल होते हैं, ए एन, द और दी। ये दोनों आर्टिकल कहलाते हैं इंडेफिनेट, और ये दोनों कहलाते हैं डेफिनेट। ये है ए और ये है एन। ये है दा और इसे मैं कहूंगा दी। ये दोनों जो यूज है होते हैं ना, ये दोनों यूज होते हैं बिफोर वॉयल साउंड्स, और ये दोनों बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब सवाल ये है, सर ये वॉयल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? सर ये वॉयल का मतलब क्या होता है, कितने वॉयल होते हैं? अच्छा ये तो पता होगा, हाउ मेनी वॉयल डू वी हैव, कितने वॉयल होते हैं, जल्दी से बताएंगे। 5 होते हैं, बहुत बढ़िया। जरा लिख के बता दो मुझे कौन कौन से। सबने 5 5 5 5 5 5 बोले, और हम सब जानते हैं ये वाले ए ई आई ओ यू, दीज आर नॉट वॉवल, याद रखिए। ये वॉयल्स नहीं होते हैं। दीज आर ओनली लेटर्स विच मे और मे नॉट प्रोड्यूस अ वॉवल साउंड। क्या बताया मैंने? दीज आर लेटर्स विच मे और मे नॉट प्रोड्यूस अ वॉयल साउंड। ये बात याद रखिए, ये सिर्फ लेटर्स हैं जो कभी वॉयल साउंड प्रोड्यूस करेंगे और कभी वॉयल साउंड प्रोड्यूस करने में फेल हो जाएंगे। जैसे जैसे एलिफेंट, आर, हॉर्स, हाउस, अम्ब्रेला, यूनिकॉर्न, एमए, एलएलबी, एफओ, बीए, बीबीए, एग या यूरोपियन। अब जरा मैं इनके साथ आर्टिकल लगा रहा हूं, आप बताइएगा सही लगाया या गलत। जरा बताएंगे इनमें से कौन कौन से गलत हैं, जल्दी से देखिए फटाफट, और मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से आपको गलत लगते हैं।
अब देखिए, कुछ सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं ऑल करेक्ट, कुछ बच्चे बता रहे हैं गलत। तो एक बार जरा समझ लीजिए, देखिए इसीलिए ना आप बहुत सारों ने 12th पास कर लिया तभी भी गलत हो गया, तभी भी नहीं पता ये वॉयल नहीं होते। तो एक बार जरा समझ लीजिए, देखिए वॉयल का मतलब होता है साउंड से। जैसे हमारे पास हिंदी में मात्रा होती है, शुरू करते हैं बिल्कुल अल्फाबेट से, ठीक है। जैसे हमारे पास अंग्रेजी में वन अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। वन अल्फाबेट जिसके अंदर होते हैं 26 लेटर्स, ठीक है। जैसे हिंदी में हमारे पास होती है एक वर्णमाला जिसके अंदर होते हैं 52 अक्षर, इसी तरीके से अंग्रेजी में हमारे पास होती है एक वर्णमाला जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट, और उसमें होते हैं 26 अक्षर जिसे हम कहते हैं 26 लेटर्स, ठीक है भाई। अच्छा, वॉयल क्या होते हैं? जैसे हमारे पास मात्राएं होती है ना, मात्राएं हिंदी में छोटा आ, बड़ा आ, मात्रा या डंडा, तो ऐसी जो मात्रा और डंडे होते हैं उन्हें वॉयल्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना। ये वॉयल साउंड्स होते हैं। और जो काखा गा, है ना, पा, ला, ऐसे वाले वर्ड्स हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे पास 20 वॉयल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। कुल मिला के हमारे पास 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमारे पास लगभग 20 वॉयल साउंड्स होते हैं। साउंड, वॉयल का मतलब साउंड से है। जब आप फोनेटिक्स में पढ़ेंगे या फिर आप गूगल भी करेंगे जाके, तो ये आपको यही बताएगा वी हैव 20 वॉयल साउंड्स। तो ये जो A E I O U है, ये एक ऐसे वर्ड्स हैं, ये एक ऐसे लेटर्स हैं जो कभी वॉयल साउंड प्रोड्यूस करेंगे और कभी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? कभी वॉयल साउंड प्रोड्यूस करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जैसे एलिफेंट, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा वॉयल साउंड है या नहीं? तो बस तुम ये देख लो, मात्रा डंडा का खेल, मात्रा और डंडे का खेल है ना। बस तुम्हें देखनी है क्या? मात्रा, और तुम्हें क्या देखना है? डंडा। जैसे एन एलिफेंट, एलिफेंट किससे लिखोगे? आ से लिखोगे। एलिफेंट, एली ऐसे लिखोगे ना, एलिफेंट। तो ए से लिखोगे, और ए का क्या होता है? ए की मात्रा होती है, इसलिए एन एलिफेंट बिल्कुल सही है। अब आ जाओ, आगे की बात करते हैं। आर, ये हावर तो है नहीं, हा तो है नहीं, आर बोलते हैं इसे। तो ये ओ साउंड आ रहा है, तो ओ जो होता है ओ की मात्रा होती है, इसलिए एन आवर। तो जिसकी मात्रा है या जिसका डंडा है उसके साथ आप लगा देंगे एन, या फिर दी। दी का मतलब भी वही है, दी भी तब लगेगा, है ना। अब दी और एन में क्या डिफरेंस है, ये कब कब लगेंगे ये एक अलग बात है, पर दोनों लगते ये किसके साथ है? दोनों लगते बिफोर वॉयल साउंड है, ठीक है। आप या तो एन एलिफेंट कह सकते हैं या फिर दी एलिफेंट कह सकते हैं, दी एलिफेंट। तो जहां जहां पे मैं एन लिख रहा हूं वहां पे आप दी भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। कब दी कहेंगे, कब एन कहेंगे, ये चीज आप आगे जानेंगे, ठीक है। अब हॉर्स, अब ये क्या है? हा। अब हा का न डंडा है न मात्रा है, तो जिसका न डंडा ना मात्रा, तो आप क्या कहेंगे? आ हॉर्स, है ना, आ ही बोलेंगे। ऐसी हाउस, हाउस है, आउस तो है नहीं, तो ना इसकी डंडा ना बेचारे की मात्रा, तो आप क्या कहेंगे? आ हाउस, बिल्कुल सही है ना। एन अम्ब्रेला, एन 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 ऐसी तो लिखोगे एन अम्ब्रेला, तो ए आ गया, इसकी मात्रा भी है, इसकी मात्रा होती है कि, इसलिए आप एन अम्ब्रेला कहेंगे। यूनिकॉर्न, या से लिखा जाता है, या से, तो या की ना मात्रा है और ना ही या का डंडा है, तो आप क्या कहेंगे? आ यूनिकॉर्न, आ यूनिकॉर्न आप कहेंगे। इसी तरीके से एम ए कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, एम ए, तो ए आ गया और ए की मात्रा होती है तो एन एम ए। ऐसी ये लालाबा थोड़ी है, एल एल बी है। एल एल बी कैसे लिखेंगे? एल आप ऐसे लिखते हैं, तो अगर आप एल ऐसे लिखते हैं तो एन एल एल बी करना पड़ेगा क्योंकि ए की मात्रा होती है। एफ ओ भी, एफ भी आप ऐसे ही लिखते हैं, एफ, तो ये ए की मात्रा होती है, इसीलिए एन एफ ओ। लेकिन हर शॉर्ट फॉर्म के साथ ऐसे नहीं करेंगे। बी ए आप बा से लिखेंगे, बा, और बा का ना डंडा और ना बा की मात्रा, बा के पास ना डंडा ना बा के पास मात्रा, तो आ बी है, आ बी बी है। एन एक बिल्कुल सही है। लेकिन यूरोपियन, अब देखो यहाँ पे दो लेटर हैं, ऐसे लेटर्स जो वॉयल साउंड देते हैं दो हैं, ए ई बी और यू बी, लेकिन साउंड का क्या देता है? या का साउंड देता है। यूरोपियन, या से लिखोगे तो कोई वॉयल, कोई इसमें नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, एन की जगह क्या करोगे? आ यूरोपियन करोगे। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया, हमारे पास वन अल्फाबेट जिसमें होते हैं 26 लेटर्स, 20 वॉयल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स।
सब मिला के हमारे पास 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और वॉयल कितने, 20 वॉयल साउंड्स। ये सिर्फ लेटर हैं जो वॉयल साउंड कभी प्रोड्यूस करेंगे कभी नहीं, उसके लिए ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको कर कर दिखाई। आर्टिकल्स दो ही हैं, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट। अब हम आर्टिकल पे जाएंगे। ये अल्फाबेट, लेटर और वॉयल वाली चीज आपको समझ में आई हो तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए, डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है या खाज है तो पूछ लीजिए। ठीक है, बढ़िया जा रहा है सब। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का क्या मतलब है। देखो भाई, पहले हम ना डेफिनेट आर्टिकल पढ़ लेते हैं, फिर इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल आपको क्या बताता है? देखो भाई, डेफिनेट आर्टिकल आपको क्या बताता है? डेफिनेट आर्टिकल होते हैं दा और दी, और ये आपको बताते क्या है? ये आपको बेसिकली बताते हैं कि कोई चीज स्पेसिफिक है। कहाँ कहाँ यूज होता है ये? सबसे पहले ये बताता है किसी चीज का स्पेसिफिक होना। अगर आप किसी चीज की स्पेसिफिक होने की बात करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही इज द मैन हु वर्क्स हियर। ये है वो आदमी। तो वो आपने कहा तो इसे स्पेसिफिक कर दिया। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक के साथ यूज होता है। अभी हम स्पेसिफिक के बारे में और बात करेंगे, अभी बात करेंगे। पहले फिलहाल कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जिसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ता है ना। कुछ नाउन्स हैं ऐसे, कौन कौन से हैं वो? नेम्स है वो, नेम्स ऑफ सर्टेन। किन चीजों के नाम है ये? नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज। ठीक है, माउंटेन रेंजेस। ठीक है, इसके अलावा ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स। इन सब के नाम के साथ आप दा का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, होली स्क्रिप्चर्स। होली स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताब नहीं, धार्मिक ग्रंथ के साथ दा लगता है। ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ दा लगता है, होली स्क्रिप्चर्स के साथ दा लगता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, होली स्क्रिप्चर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और सुपरलेटिव डिग्रीज जितनी होती हैं।
जैसे फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट, इन सब के साथ। तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ, इन सब के साथ आपको हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, रेलवे ट्रेन्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, ठीक है, इन सब के नाम के साथ आपको दा का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गई है। इसमें से कुछ नहीं पता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ लीजिए कोई डाउट हो तो। आई एम लुकिंग फॉर योर क्वेश्चंस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जैसे द ट्रिब्यून। नहीं, कंट्री के नाम के साथ नहीं लगाएंगे, वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज है, अभी मैं बताऊंगा। आप देखें, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं तो उस बेसिस पे मैं बता देता हूँ। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जिनके नाम के साथ दा लगता है। तो वो कंट्रीज कौन कौन सी है? एक तो वो जो एब्रीवेशन में कंट्रीज लिखी जाती हैं, शॉर्ट फॉर्म में रखी जाती हैं, जैसे KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, RSA, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, या फिर UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या फिर UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, या फिर कोई भी इस तरह की कंट्री जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इनके साथ आप दा लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं, जैसे RBI, SBI, PNB, इन सब के साथ भी आप दा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इनको इसी तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे WHO, ठीक है, WHO, UNO। अब UNO को ऊनो तो पढ़ते नहीं है आप, WHO को हु तो पढ़ते नहीं है, इसलिए इन सब के साथ भी आप दा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप माउंटेन रेंजेस के साथ दा लगाते हैं, लेकिन याद रखिए, नॉट विद माउंटेन पीक्स। माउंटेन पीक्स के साथ आप दा नहीं लगाते हैं। जैसे कंचनजंगा के साथ आप दा नहीं लगाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट के साथ आप दा नहीं लगाएंगे, K2 के साथ आप दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो क्या है, पीक है, माउंटेन पीक है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछिए, इसमें आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट, बहुत है मेरे पास पढ़ाने के लिए। जितनी जल्दी जल्दी बढ़ते रहेंगे आगे, उतना जल्दी जल्दी आपका कल्याण होता रहेगा। बताते रहिए भाई, फटाफट। नहीं, किसी स्टेट के नाम के साथ दा नहीं लगाएंगे आप, हिंदी न्यूज़पेपर के साथ दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जितने भी आपके कंट्रीज होती हैं, ये वाली, सूडान, यमन, इजिप्ट, ठीक है, और आपका फिलीपींस, नेदरलैंड्स, ठीक है, तो इन कंट्रीज के साथ भी आप दा का इस्तेमाल करते हैं। हर कंट्री के साथ नहीं करते, बस इन कंट्रीज के साथ भी आप दा का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है भाई? भूटान के साथ नहीं लगाते हैं। हाँ, होली स्क्रिप्चर्स मैंने लिख दिया। होली स्क्रिप्चर्स का मतलब है जो ऐतिहासिक, जो जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे द रामायणा, महाभारता, गीता, कुरान, ठीक है, बाइबल, इन सब के साथ आप दा लगाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के साथ आप दा लगाते हैं। तो इन सारी किताबों के साथ जो कि धार्मिक ग्रंथ हैं, ग्रंथ के साथ लगाते हैं। ठीक है, USA के साथ भी दा लगाएंगे, सीधी सी बात है, क्यों नहीं लगाएंगे, USA बोलते हैं उसे, तो उसके साथ दा लगाएंगे। ठीक है, USA के साथ भी लगाते हैं, यूपी के साथ नहीं लगाएंगे।
नहीं, द यूपी द एमपी नहीं होता, ठीक है, स्टेट्स के साथ नहीं लगाते। ठीक है, तो ये हुई भाई बात। अब देखो ऐसे तो तुम मुझसे पूरी दुनिया पूछते रहोगे, पता चला 1.5 घंटे की क्लास में। इसीलिए यार तुम्हारी क्लास में ना मेरा मन नहीं करता ज्यादा अच्छा पढ़ाने का। तुम लोगों के पास कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं होती। मतलब एक टीचर 15 मिनट से यही बता रहे किस किस चीज के साथ लगेगा, उसके बाद भी लोग पूछे जा रहे हैं होली स्क्रिप्चर्स। भाई बता दिया यही कंट्री है, इनके इनके अलावा कंट्रीज नहीं है, इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। एक एक कंट्री अलग अलग जाके कोई मेरे से पूछ रहा है पाकिस्तान के साथ लगेगा, ये प्रॉब्लम है यार तुम लोगों की। आप इसका तरीका क्या है, बात ही मत करो तुमसे, अपना पढ़ाओ और जाओ इस क्लास में। जब भी तुमसे बात करो ना तो प्रॉब्लम ही ऐसी होती है ना, तुम एक ऐसी बीवी हो ना जिसको आदमी छोड़ तो नहीं सकता है, लेकिन क्या करे, बोले इससे बात मत करो बस, क्योंकि इसकी जबान खराब है। ऐसी बीवी हो तुम। ठीक है, आदमी सोचेगा हटा, अपना दिमाग खराब करना है इसको, तो क्या है बकवास करनी है, टाइम काटना है इसको, मेरे पास और भी काम है। तो तुम वैसे से हो। हाँ तो भाई यहाँ पे आप, मैंने आपको बताया दा का इस्तेमाल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि कब कब नहीं होगा। ठीक है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम आर्टिकल लगाए पड़े होते हैं और आर्टिकल वहां लगना ही नहीं होता है, उसे हम कहते हैं OMISSION, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कहने का मतलब है कहाँ कहाँ आर्टिकल आएगा ही नहीं, आप लगाए पड़े हैं और आर्टिकल आना नहीं है ना, ये कहलाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो याद रखिए कहाँ कहाँ नहीं आएगा। अगर आप बात करेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटेरियल नाउन की, इन जनरल सेंस, तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब तुम कहोगे जनरल सेंस क्या होगा? जनरल सेंस का मतलब होगा जब आप जनरली किसी के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नहीं। अगर स्पेसिफिक है तो लग जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मैंने मान लीजिए कहा गॉड इज वन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने कहा शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर मैंने कहा लव इज अ स्लो पॉइजन, और एक सेंटेंस और मटेरियल नाउन्स के लिए। गोल्ड इज लाइक्ड बाय ऑल, ठीक है। तो अब जरा इसको ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे क्या किया है। देखिए मैंने यहां पे ये यूज किया है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चारों को मैंने अंडरलाइन कर दिया, और चारों में से किसी के साथ भी मैंने दा का इस्तेमाल नहीं किया। जानते हैं क्यों नहीं किया? क्योंकि सारे के सारे मैंने जनरल सेंस में यूज किया। जनरल सेंस का मतलब है जब मैंने कहा गॉड इज वन, ईश्वर एक है, तो कौन से ईश्वर की मैं बात कर रहा हूं? तुम्हारा ईश्वर, मेरा ईश्वर, किसका ईश्वर? सबका ईश्वर। वी आर टॉकिंग अबाउट वन गॉड, है ना, जिसने सृष्टि रची। ये तो बाद में हमने हिंदू मुस्लिम रिलीजन अपने हिसाब से बना दिए, राजनीति भी तो करनी थी, तो बहुत सारी चीजें होनी थी, पर भगवान तो एक ही है। जो तुम्हें सजा दे रहा है और जो मुझे सजा दे रहा है, जो तुम्हारी तरक्की कर रहा है, जो मेरी तरक्की कर रहा है, वो तो एक ही है। तो उसकी बात कर रहा हूं, और इसलिए ये हो गया जर्नल सेंस। तुम भी जानते हो ये बात और मैं भी जानता हूं कि किस गॉड की बात हो रही, तो द गॉड इज वन, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम्हारे दिमाग में भोलेनाथ के अलावा कोई और आया? नहीं आया ना। इसे कहते हैं जर्नल सेंस। किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, है ना। आपको पता है शिवा कौन, अब यहां पे मैं दा नहीं कह सकता, दा शिवा नहीं कह सकता, नहीं लगा सकता कॉमन नाउन के साथ दा जब तक वो स्पेसिफिक नहीं है। तो मैंने कहा दा शिवा इज, जो शिवा इज दा गॉड। अब यहां पे दा क्यों लगाया? स्पेसिफाई करा। कौन सा गॉड है? खास गॉड है जो डिस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा जाना जाता है।
ठीक है, तो शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वैसे तो बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, पर द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब है, अगर कोई पूछेगा हु इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम कहोगे शिवा। तो द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, द गॉड स्पेसिफाई किया आपने, किसका? डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, ऐसी अब जब आगे बढ़े, आपने कहा लव इज अ स्लो पॉइजन, तो यहां पे लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा प्यार? कौन से प्यार की बात कर रहा हूं? किसके प्यार की? जर्नल सेंस में प्यार की बात कर रहा हूं। लव इज अ स्लो पॉइजन, लव क्या है? एक स्लो पॉइजन है। अगर मैं इसको खास बनाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा? नफरत है मुझे उस प्यार से जो तुम दिखाते हो, ये सेंटेंस आ गया। तो आई हेट द लव, नफरत है मुझे किससे? उस प्यार से। स्पेसिफाई कर दिया, क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। आई हेट द लव यू शो ऑफ, नफरत है मुझे उस प्यार से जो तुम दिखाते हो ना। तो स्पेसिफाई हो गया ना। जब भी स्पेसिफाई करोगे दा लगा दोगे, इतनी सी बात है, हर नाउन के साथ, है ना। गोल्ड इज लाइक्ड बाय ऑल, सभी को पसंद है सोना। कौन सा सोना? अरे कोई भी सोना हो, कहीं से भी आए, सोना है ना, है ना। सोने का कुछ भी है तो सबको पसंद है। बट अगर मैं कह दूं द गोल्ड यू गिफ्टेड मी वॉज ब्रास, क्या मतलब हुआ? वो गोल्ड जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था, कौन सा गोल्ड? जो तुमने गिफ्ट किया था। द गोल्ड यू गिफ्टेड मी, वो गोल्ड जो तुमने गिफ्ट किया था मुझे। स्पेसिफाई हो गया ना। स्पेसिफिक गोल्ड। वॉज ब्रास, पीतल था वो, मैं गोल्ड समझ के पहन रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द गोल्ड यू गिफ्टेड मी। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात हो रही है, अगर कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, मटेरियल नाउन को आप स्पेसिफाई करेंगे तो उनके साथ दा लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाई है। डाउट है तो पूछ लीजिए। भाई अगर मैं वॉवेल्स को बिना हिंदी के एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मुझे तुम्हें फनाटिक्स पढ़ाना पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे 2 क्लासेस चाहिए होंगी। तो फिर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ये सब कि 44 साउंड्स कैसे होते हैं, और उसको अलग अलग तरीके से लिख के फोनेटिक्स पढ़ाना पड़ेंगे। फिर तुम्हें वो साउंड पढ़ाना पड़ेंगी, जो वॉल साउंड है 20 की 20 लिख के दिखाना पड़ेंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। कभी अगर मैंने कोई कोर्स निकाला किसका, फोनेटिक्स का, तो उसमें तुम्हें वॉयल इस तरीके से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, यहाँ पे इतना टाइम थोड़ी होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है तुम्हारा। वो भी जरूरी नहीं है आया आया, आर्टिकल पे क्वेश्चन नहीं आया नहीं आया, फिर फंस जाओगे ना। फिर इतना टाइम तुम इसमें लगाओगे तो फिर कैसे होगा? चलो, ठीक है। तो ऑमिशन ऑफ आर्टिकल हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कहाँ कहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। कहाँ नहीं करना है? अगर कभी भी किसी नाउन का इस्तेमाल जनरल सेंस में हुआ है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब हम आ जाते हैं इसके कुछ और ऑमिशन में। देखो, ये जितने भी होते हैं ना, नेम्स ऑफ, जिनके साथ तुम्हें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। कंट्रीज, जिनके साथ करना है वो कंट्रीज लिखवा दी है, बाकी सबके साथ नहीं करना है। स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स, नाम के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑमिशन है ये, है ना। रिलेशंस, अंकल आंटी मदर फादर नहीं करना है यूज। मील्स के साथ भी आपको नहीं करना है, मील्स या फिर स्नैक्स, इनके साथ भी आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे सारे के सारे किसके केसेस है? ऑमिशन के केसेस है। अगर इसी में स्पेसिफाई कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा,
मैंने कहा फादर इज अ बैंकर प्रोवाइडेड बाय नेचर। फादर हमारे पास एक ऐसा बैंकर है जो हमें भगवान की तरफ से मिल गया है। पैसा चाहिए किसी भी चीज के लिए, हम क्या करते हैं, अब्बा से मांग लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, फादर। किसके फादर? सबके फादर। तो सबके फादर है, और इसलिए आपने कहा फादर इज अ बैंकर प्रोवाइडेड बाय नेचर। बट अगर आप किसी के खास पापा की बात करेंगे, किसी खास पापा की बात करेंगे तो दा लगा देंगे। जैसे चार्ल्स बेबेज was the father of computers। ठीक है, ये याद रखिए। ऐसी मील्स के, चाय के, किसी भी चीज के साथ आप दा नहीं लगाएंगे। आप क्या कहेंगे, आई जस्ट हैड लंच, मैंने अभी अभी लंच किया। और आप अगर कहेंगे द लंच आई हैड यस्टरडे वॉस टेस्टी, तो आप किसी खास लंच की बात कर रहे हैं। कौन सा खास लंच? जो आपने कल किया था। ठीक है, तो द लंच आई हैड यस्टरडे, तो स्पेसिफाई कर दिया, और इसलिए आपने लंच के साथ दा लगाया। नहीं तो नेम्स ऑफ रिलेशंस, नेम्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेट है जिसके साथ आप दा लगाएंगे, और वो है पंजाब। ठीक है, इसके साथ आप दा लगा सकते हैं। इस पे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में आता है, आप क्या नहीं आता। इसी की तरह एक शहर है हेक्स। हेक्स, ये कहाँ है? नेदरलैंड्स में। इसके साथ आप दा लगा सकते हैं। बाकी किसी नाम के साथ आप दा नहीं लगाएंगे, किसी शहर के नाम के साथ। तो शहर के नाम के साथ, कंट्री के नाम के साथ, टाउन के नाम के साथ दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन ऑलरेडी होते हैं ना। तो जब इसे आप स्पेसिफिक सेंस में यूज करेंगे तो आप लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? स्पेसिफिक सेंस में आप सभी के साथ लगा सकते हैं, दुनिया में हर चीज के साथ दा लग सकता है स्पेसिफिक सेंस में। हाँ, वाटिकन सिटी के साथ लगा ही होता है, उनका नाम ही है द वाटिकन सिटी। उसका नाम ही द वाटिकन सिटी है, तो द वाटिकन सिटी तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है जी, चलिए अब एक बार फटाफट नजर डालते हैं कि भाई आ का क्या क्या यूज है। तो ये जो आ होता है ना, आ, ये जैसे आप ए कहते हैं, इसके बहुत सारे यूसेज होते हैं, बहुत सारे यूसेज। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि आ का मतलब सिर्फ वन ही होता है। ठीक है, तो ये उसका न्यूमेरिकल यूज होता है, जो आपको आता है ना, वो उसका न्यूमेरिकल वन वाला मतलब होता है। पर इसके और भी बहुत सारे मतलब होते हैं भाई। कभी इसका मतलब एवरी आता है, कभी इसका मतलब पर आता है, कभी इसका मतलब सर्टेन आता है, कभी इसका मतलब सेम आता है, सेम, है ना। आ, ये जो आप आ लिखते हैं ना, इनडेफिनेट आर्टिकल, तो यहाँ पे मैं उसके यूसेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कभी एवरी, कभी पर, कभी सर्टेन, कभी सेम। ठीक है, ये वाले भी सेंस देता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे न्यूमेरिकल वर्ड में मैंने कहा, शी लॉस्ट अ फ्रेंड लास्ट ईयर। तो यहां पे आप काउंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, यहां पे आ का मतलब वन है। आप आ को रिमूव करके वन भी लिख सकते हैं। या शी हैज अ पिंपल ऑन हर नोज। तो इसकी नाक पे क्या है? इसकी नाक पे क्या है? एक पिंपल आ गया। कितने पिंपल आ गए? एक। यहां पे आप आ की जगह वन भी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कितनी बार आ का मतलब सिर्फ वन होता है। ठीक है, अच्छा, पर हमेशा इसका मतलब ऐसा नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब एवरी, पर, सर्टेन या सेम जैसा आता है। जैसे मैंने कहा,
शी अर्न्स 10,000 अ वीक, एक हफ्ते में कितने कमाती है? 10,000 कमाती है। तो एवरी या पर वाला सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है? एवरी या पर वाला सेंस दे रहा है। अब इसका मतलब 1 वीक नहीं है, 10,000 1 वीक नहीं है, 10,000 पर वीक या फिर एवरी वीक वाला सेंटेंस सेम मतलब ये सेंस दे रहा है। कभी कभी इसका सेंस सर्टेन भी आ जाता है, जैसे आपने कहा देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। आई तो अ गर्ल देयर, वहां मैंने एक लड़की को देखा था। तो एक लड़की, एक राजा, आप ये खास नहीं कह रहे हैं पर स्पेसिफाई जरूर कर रहे हैं, आप सर्टेन जरूर बता रहे हैं। आप बता रहे हैं एक राजा था, अब जब आगे कहानी चलेगी तो इसी राजा के बारे में चलेगी, वो सर्टेन राजा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आपने कहा आई सॉ अ गर्ल देयर, मैंने वहां एक लड़की को देखा था। तो आपको नहीं पता वो कौन लड़की है, पर सर्टेन गर्ल है। तो सर्टेन का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाई में आप उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे, सर्टेन में आप बस एक खास की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं। तो सर्टेन का मतलब किसी जैसा आता है। सो देयर वॉज अ किंग, आई सॉ अ गर्ल देयर, देयर वॉज अ क्रोकोडाइल इन द लेक, आ क्रोकोडाइल आपने कहा, तो सर्टेन वाली बात आप कर रहे हैं। ठीक है, अब आप आ जाते हैं सेम पे। जैसे आपने कहा बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये मतलब हुआ भाई चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब ऐसे पंछी जिनके एक जैसे पर होते हैं। तो आ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेम वाला सेंस दे रहा है ना। ऐसे पंछी जिनके एक जैसे पर होते हैं वो साथ में रहते हैं, फ्लॉक टुगेदर, साथ में उड़ते हैं, साथ में जीते हैं। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप बना के साथ में रहते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, कहना मतलब है कि ऐसे पंछी जिनके एक जैसे पर होते हैं। तो आ का मतलब सेम आ रहा है। या फिर आपने कहा टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री, क्या मतलब हुआ? दो लोग, कौन? दो लोग, ऐसे दो लोग जो सेम व्यापार करते हैं। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, ऐसे दो लोग जो एक जैसा व्यापार करते हैं, है ना, मुश्किल से एक दूसरे से अग्री होते हैं। कहने का मतलब है दो चाय वाले, अगर आपने एक के यहाँ चाय पी है, दूसरा वाला कहेगा भैया बेकार चाय बनाता है ये, हमारे यहाँ पिया करो, बढ़िया दूध की चाय होती है। तो ये क्या है? टू ऑफ अ ट्रेड, ऐसे लोग जो एक जैसा व्यापार करते हैं वो क्या करते हैं? मुश्किल से अग्री होते हैं। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी ये सर्टेन वाला सेंस दे रहा है, कभी सेम वाला। तो आ का मतलब सिर्फ वहीं तक नहीं होता कि इसका मतलब एक है, इसका मतलब सर्टेन भी आ सकता है, इसका मतलब क्या आ सकता है? इसका मतलब और भी बहुत कुछ आ सकता है, सेम भी आ सकता है, सर्टेन भी आ सकता है, पर भी आ सकता है, एवरी भी आ सकता है। और क्या क्या आ सकता है नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है सब, और डाउट है तो पूछो। तो यू आर द टीचर वी लाइक द मोस्ट, अब आपने कहा द, यू आर द टीचर, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो द से आपने स्पेसिफाई कर दिया और इसलिए वो स्पेसिफाई हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चंस के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखना, ये जो चैप्टर है ना, ये आर्टिकल जो चैप्टर है ये बेस्ड है किस पे? ये बेस्ड है रीडिंग पे। जिसके रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे वो इसके क्वेश्चंस आसानी से बना ले जाएगा, नहीं तो आप परेशानी होते रहोगे। ये रीडिंग और प्रैक्टिस का गेम है। आई विल हैव, यू विल हैव अ टी नहीं, यू विल हैव टी होगा। वुड यू लाइक टू हैव टी? सब्जेक्ट्स के आगे दा नहीं लगता। स्पोर्ट्स के साथ भी दा नहीं लगता।
क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे हैं। कौन सा नंबर? जो विद्यार्थियों का है। वो कैसा है? अच्छा है। तो द नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ए इज द करेक्ट आंसर। तो द नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज गुड बट नन ऑफ द स्टूडेंट, बट उसमें से कोई भी स्टूडेंट जो है ना, बट नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑब्लाइज टू देयर टीचर्स, पर किसी के लिए भी कोई ऑब्लाइज नहीं है टीचर के लिए, मतलब है तो बहुत ज्यादा पर कोई किसी की टीचर की सुनता नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मैंने तुम्हें बहुत सिंपल बताया, अब तुम कह रहे हो होटल के नेम के साथ, कलर के नेम के साथ, पीडब्ल्यू के साथ लगाएंगे। इसका सीधा सा जवाब है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। इनको जनरल सेंस में यूज करोगे तो नहीं लगाओगे। अब देख लो पीडब्ल्यू कौन सा नाउन है, कलर का नाउन कौन सा नाउन है, सब्जेक्ट का नाम कौन सा नाउन है। बस सिंपल है ये। इसमें अगर मैं एक एक नाउन अगर अलग से पढ़ाता रहूंगा तो मेरी जिंदगी बीत जाएगी। तो मैं यही बताने में किसके साथ दा लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा। तो सिंपल सा लॉजिक उसके साथ यूज करो। अब जैसे यहाँ पे ही है, अगर मैं एक एक नदी का नाम बताऊंगा तो सोचो मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा। यूएस तक नदियां बहती हैं, वहां तक जाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, किसी भी नदी का नाम है दा लगा दो। तो द गैंजेस, बात खत्म। द गैंजेस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयास। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन। नहीं आदित्य, ओरिजिनेट्स नहीं होगा वहां पे, ओरिजिनेट ही होगा। ठीक है, अभी बताता हूँ रिवर्स क्यों। पहले देखते हैं, वेन एवर आई मीट हिम, जब भी मैं उससे मिलता हूँ, ही ऑलवेज मेक्स, है ना, आ मेंशन, दा मेंशन क्यों बोलोगे भाई, सीधे बोलोगे मेंशन। ही ऑलवेज मेक्स मेंशन ऑफ हिज फादर, वो हमेशा अपने पापा की बात करता है। तो ऐसा नहीं है आ आप कहीं भी घुसा देते हैं। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ आपको आ ये लगाना पड़ता है, ठीक है, पर वो ये वाले नहीं है ना। अभी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले पीछे जाते हैं। गंगा इज वन ऑफ द, कह रहा है गंगा वन ऑफ द कह रहा है। अगर ये ऑफ द मैं यहां से हटा दूं, है ना, अब गंगा इज द लॉन्गेस्ट, अब रिवर कहना पड़ेगा। गंगा इज द, और ओरिजिनेट्स कहना पड़ेगा। हो गया गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। गंगा सबसे लंबी रिवर है जो निकलती है हिमालयाज में से। पर मैं ये बात थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गंगा इज वन ऑफ द, बहुत सारों में से एक है ये। तो बहुत सारी नदियां हैं इसलिए रिवर्स कहा, जो हिमालय में से निकलती हैं इसलिए प्लूरल वर्ब लगाई। समझे मेरी बात? वन ऑफ द कह रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास। भूल गए ना तुम? यही तो तुम्हारे बैच की यही तो सबसे बुरी बदकिस्मती है कि तुम आगे का पीछे का भूलते जा रहे हो और आगे का पढ़ते जा रहे हो। ये बात सिर्फ तुम्हारे ही बैच में हो रही है। इसीलिए मेरा मूड जो खराब रहता है तुम्हारे बैच में ही खराब रहता है। तुम सवाल ऐसा पूछते हो जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका होता हूँ, एकदम लीचड़ा वाला। तो इसलिए तो हिमालयस के साथ तो दा लगेगा। अभी ये भी तुम्हें पढ़ा रखा है, देखो कोई लीचड़पन वाली बात पूछ रहा है। इसलिए मेरा मन नहीं करता यार तुम्हारे बैच में। सड़े हुए बच्चे हो तुम एकदम ही, बकवास। पिछला जिसने पढ़ा और भूल गया, पढ़ा और भूल गया, पता नहीं कैसे। मेंशन नाउन भी होता है, मेंशन वर्ब भी होता है। जहां पे यूज हुआ है वहां पे वो नाउन है।
सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ रिहान बट ही इज लिविंग अ मिजरेबल। अब सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ रिहान, अब यहां पे स्पेसिफाई थोड़ी कर रहा है, उसने ये थोड़ी कहा सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ रियान हु, कुछ बता ही नहीं रहा है। तो आपको कहना पड़ेगा सुजीत इज अ फ्रेंड, सुजीत एक दोस्त है रिहान का, बट ही इज लिविंग अ मिजरेबल लाइफ दीज डेज, पर आजकल वो एक मिजरेबल लाइफ जी रहा है। तो सुजीत इज अ फ्रेंड ऑफ रिहान, या फिर बोलते सुजीत द फ्रेंड ऑफ रिहान, तभी भी ये ठीक होता। नहीं तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, ए इज द करेक्ट आंसर। हिज फादर फॉरबेड हिम। अब यहां पे क्या है ना, दो सही हो सकते हैं, गो टू द सिनेमा और गो टू सिनेमा। बट कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गो टू द सिनेमा। तो मैंने कहा कुछ चीजें हमें रीडिंग से आती हैं, तो उसमें से एक यही है, गो टू द सिनेमा इज अ फ्रेज विच वी यूज इन जर्नल सेंस। ठीक है, गो टू एन सिनेमा वैसे भी नहीं हो सकता, गो टू अ सिनेमा भी नहीं होता है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। तो जब आप मूवी देखने जा रहे होते हैं तो आप द सिनेमा बोलते हैं। डू यू सी, डज ही सी द सिनेमा एवरी वीक, क्या वो हर वीक कोई मूवी देखता है? तो द सिनेमा एक फ्रेज हो जाता है, इसका मतलब होता है टू वॉच मूवी इन अ थिएटर। ठीक है, और इसलिए हम इसे गो टू द सिनेमा कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं अलग से लाया था। अगला क्वेश्चन। हाँ, यही तो बात है, अब इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आप बोलते हैं डोंट मेक आ नॉइज ही कहना पड़ेगा आपको इसमें। अगर आप इसमें आ नॉइज, क्योंकि ये भाषा है, ये ऐसे ही डेवलप हुई है ना, डोंट मेक आ नॉइज ही बोलेंगे। आप डोंट मेक नॉइज बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अभी बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ठीक है, या फिर यू हैव टू मेक एन एफर्ट, यू हैव टू मेक एन एफर्ट। तो एन एफर्ट आपको बोलना पड़ेगा, मेक एफर्ट बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। भाई ये फ्रेजेस हैं, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना तुम कर सकते हो, ये ऐसे ही बने हैं। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना तुम कुछ कर सकते हो, इनको ऐसे ही। अब तुम कहो, एक बात बताओ, इसमें 26 ही लेटर क्यों है, 28 क्यों नहीं बनाए? तो तुमने तो पूरी लैंग्वेज की फ्रेमिंग पे फिर सवाल उठा दिया। ठीक है, तो उसके लिए जाके तुम्हें फिर फोनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ पे सवाल उठाता हूँ ना, चाहे रिलीजन या किसी भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे, तो पहले पढ़ना पड़ेगा जाके, ऐसी देख के ही सिर्फ सवाल नहीं उठा सकता, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। टू डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, या मेक एन एफर्ट, टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, ही वॉज टेलिंग अ लाई, टेल अ लाई। तो आप तभी भी आ का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे फ्रेजेस में आप अपने हिसाब से आर्टिकल लगाते हैं और हटाते हैं। ये आपको वक्त के साथ प्रैक्टिस करके या रीडिंग करके समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो इसमें इतनी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, भाई यही तो अंग्रेजी है, यही तो बात है कि ये चीज, कि अगर इसमें तुम लॉजिक, इसीलिए बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए ह्यूमैनिटीज में आती है इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज, है ना। जैसे और ह्यूमैनिटीज में आपको क्या सिखाया जाता है कि आपको अच्छा रहना है, कोई आपके साथ बुरा करे तो भी आपको उसके साथ अच्छा ही करना है पलट के। तुम कहोगे ये क्या बात हुई, तो वहां पे वो साइंस नहीं है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो साइंस कहती है। ह्यूमैनिटीज कहती है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ
सिचुएशनल रिएक्शन, डिपेंड करता है। मतलब तुम्हारे पापा ने झापड़ मारा, तुम्हारा रिएक्शन कुछ और होगा ना। मम्मी ने झापड़ मारा, रिएक्शन कुछ और होगा। भाई ने झापड़ मारा, रिएक्शन कुछ होगा। सड़क पे पुलिस वाले ने झापड़ मारा, रिएक्शन कुछ और होगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मारा, रिएक्शन कुछ और होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो। देयर वॉज, शी गेव इट, अच्छा देर वॉज आ लिटिल मिल्क, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। और ये मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव की क्लास में। एडजेक्टिव की क्लास में ना, इसमें डिटेल में मैं आपको लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का डिफरेंस बताऊंगा, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन वहां से है, थोड़ा सब्र कीजिए, आपको उस क्लास में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है, थैंक्स टू डैश एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ। तो थैंक्स टू द इंसाइट, है ना, इंसाइट का मतलब है नजर, विजन। वो जो नजर थी और लगे रहने वाला तरीका था, परसिस्टेंस था। थैंक्स टू द इंसाइट एंड विजन या परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर, तो आंसर हो जाएगा सी। एन इंसाइट आप नहीं कहेंगे। अब किसी को लगेगा सर ये तो आई से शुरू हुआ है, एन लगा दो, नहीं भाई ये नहीं पढ़ाया है तुम्हें मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थैंक्स फॉर द नॉलेज, बिल्कुल सही है। ऐसी आप थैंक्स फॉर दी एफर्ट्स भी कह सकते हैं, हमेशा एन एफर्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिस टॉपिक इज वेरी मच बेस्ड ऑन रीडिंग। पहले दिन जो क्लास में तुम्हें कहा था ना, रीडिंग 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 रीडिंग, 1.5 2 महीना हो गया तुम्हारा बैच चलते हुए, अब तक एटलीस्ट तुम्हारी 3 बुक्स तो खत्म होनी चाहिए थी। अगर 45 डेज भी हुए हैं तो 15 दिन में एक किताब 100% खत्म होती है अगर आप रीडिंग करते हैं। तो अगर आपने की है तो ये क्लास में बड़ा कंफर्टेबल होगा आपको, नहीं तो अभी तो परेशानियां बढ़ना शुरू हुई हैं। अभी तो नॉन फाइनाइट्स आएंगे और डिफिकल्ट, तो मैं तो लगेगा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई ये बैच लेके, मैं तुमसे कह रहा हूँ। अगर तुमने रीडिंग नहीं करी तुम्हें तो लगेगा पैसा बर्बाद हो गया, टाइम बर्बाद हो गया, कहाँ फंस गया मैं। और इसी बैच से सिलेक्शन भी होंगे, तुम देखना। जो रीडिंग करेंगे, दम लगाएंगे, उनका होगा। अच्छा, ये चीज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ाई थी। द मैनेजर एंड द नहीं होगा क्योंकि दो दो नहीं है। आ वेरी एनर्जेटिक मैन है, तो द मैनेजर एंड आ एग्जीक्यूटिव भी नहीं होगा। द मैनेजर एंड द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, डी इज द करेक्ट आंसर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तब भी आधी क्लास से ज्यादा ने गलत किया है। तो ये तो हालात हैं तुम्हारे। और ये इसी बैच में है, और किसी बैच में पुराना पढ़ा हुआ गलत नहीं करते बच्चे, भमोड़ देते हैं। सत्यम द्विवेदी को ब्लॉक कराते हैं यार, जरा। अबे अगर मैं मुंह बंद करूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे, समझे। अब्बा से भी ऐसे कह देते होगे तुम अपने, मुंह बंद रख। कोई बात नहीं है। जरा सत्यम द्विवेदी को ब्लॉक कर दीजिए। हाँ, द्विवेदी। ठीक है, हाँ परमानेंट ब्लॉक कर दीजिए प्लीज। ठीक। चलो भाई,
आगे आते हैं दोस्त। अब देखो यहाँ पे तुम कहोगे ये क्या बात है, हमेशा यही बात है भाई, दोस्त इन अ हरी। इसका लॉजिक तुम मुझे ढूंढ के दिखा दो, तुम्हें लॉजिक नहीं मिलेगा इसका। लॉजिक अगर ढूंढ लो ना इसका, तो मुझे भेज देना, और मैं तुम्हें तुम अपना एड्रेस भी भेज देना मुझे। उसके साथ में तुम्हें कोई कंक्रीट लॉजिक नहीं मिलेगा। ऐसे हल्के लॉजिक तो बहुत मिल जाएंगे जो 50 जगह कट जाएंगे, हल्का लॉजिक बहुत जगह मिलेगा, ठीक है, पर इसका कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज, ठीक है। दोज इन अ हरी, जो जल्दी में होते हैं, आई वॉज इन अ हरी एंड लेफ्ट बिहाइंड माई कीज, मैं जल्दी में था। तो हम इसे इसी तरीके से यूज करते हैं, जबकि ये काउंट चीज नहीं है, फिर भी हम इसे ऐसे ही यूज करते हैं। यही आर्टिकल का खेल है भाई। दोज इन अ हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू द सक्सेस क्यों बोलोगे, किसी आप खास सक्सेस की बात थोड़ी बोल रहे हो। आप बोल रहे हो सक्सेस, आप नॉर्मली सक्सेस जो किसी को भी लाइफ में मिलता है, किसी भी तरह का हो सकता है, आप हर नॉर्मल सक्सेस की बात कर रहे हो। हाँ, द हायर यू गो द कूलर यू फील, सही है। इसे पेयर कंपैरेटिव्स हम बोलते हैं, इसके साथ आप दा लगा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम, ठीक है। द फास्टर यू ड्राइव द अर्लियर यू रीच, आप यूज कर सकते हैं, दोनों पेयर कंपैरेटिव में यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कह रहा है दैट, अब देखो तुम लोग ना क्या कर रहे हो ना, कहीं पे भी अपने हिसाब से लगा रहे हो। सोचो जरा, स्पीड कौन सा नाउन है। मैंने आपको बताया है कि स्पीड कौन सा नाउन है, इसको काउंट नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आपको मैं बता चुका हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, जब तक आप किसी खास स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। स्पीड इज नो की, तो किसी खास स्पीड की थोड़ी बात हो रही है बच्चे, तो दा क्यों लगाओगे, है ना। और किसी खास सक्सेस की भी बात नहीं हो रही है, तो दा क्यों लगाओगे। किसी लाइफ की भी बात नहीं हो रही है खास, नहीं तो फिर तुम्हें सबके साथ दा लगाओ। इसके साथ भी लगा दो, दा लाइफ, दा सक्सेस, की भी तो नाउन है, दा की, द स्पीड, ऐसे कर दो फिर, है ना। दैट द स्पीड इज नो द की टू द सक्सेस इन द लाइफ। दा ही दिखेगा फिर तो सब जगह ना, फिर तो वो दिलेर मेहंदी का गाना हो जाएगा, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक दा, वो हो जाएगा भाई। ये थोड़ी मचाना है तुम्हें इसमें, बड़ी सिंपल सी बात है। कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन के साथ दा नहीं लगाओगे जनरल सेंस में, स्पेसिफिक सेंस होगा लगा दोगे, ठीक है। कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं जो मैं हल्के हल्के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हारा अभी यही क्लियर नहीं हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर कैसे होगा। ये था ना, गॉड मेड द अर्थ, कौन से गॉड की बात हो रही है भाई, कौन से गॉड की बात हो रही है। खास गॉड की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंस में गॉड की बात हो रही है, दा नहीं लगेगा। अर्थ के साथ दा बिल्कुल सही लगा है ना। गॉड मेड द अर्थ एंड मैन मेड द टाउन। अब ये द टाउन को स्पेसिफिक क्यों किया, उसकी वजह है कि ये भी एक बहुत कॉमन फ्रेज है, ये एक सेइंग है और मुहावरा है। जो सेइंग है, ये कोई विलियम, आगे का मैं नाम भूल गया, उसका राइटर है ना, उसका उसकी सेइंग है। और गॉड मेड द अर्थ की जगह इसमें गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, तो दोनों जगह आप दा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे इसे कहते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब है क्योंकि अर्थ के साथ आपने दा लगाया है, और उसी संदर्भ में आपने टाउन के साथ भी दा लगाया है। जैसे कि भगवान ने अर्थ बनाई, वैसे इंसान ने टाउन बनाया। कहने का मतलब है भगवान ने तो हमें एक अर्थ दे दी, उसके बाद हमने उसके अंदर शहर टाउन बना के अपने हिसाब से बाउंड्रीज खींच ली, ये तेरा और ये मेरा, और आज तक उस पर लड़ रहे हैं। इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो गॉड मेड द अर्थ, गॉड ने अर्थ बनाई, एंड मैन मेड द टाउन, और इंसान ने क्या किया कि उसमें बंटवारे करे। तो ये किस टाउन की बात कर रहा है, जो इंसान ने बनाए हैं टाउन्स। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, और इसलिए आप इसके साथ दा का इस्तेमाल करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम काउपर नाम है इसका, विलियम काउपर, जिसने ये वाली बात कही थी।
मुझे विलियम विलियम याद था, काउ पर भूल गया। ये है वो राइटिंग। वो कह रहे हैं रीडिंग करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, जैसे भाई ने रीडिंग करते करते राइटर ही बन गया, पढ़ ली होंगी 36 40 किताबें। अबे रीडिंग ही तो नहीं करी है, इसलिए तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है। अगर तुमने रीडिंग करी होगी ना तो तुम्हें क्लास में भी आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एक अच्छे रीडर हो तो क्लास में नहीं आने की जरूरत है तुम्हें, तुम सब बिना पढ़े कर लोगे। अगर कोई सिर्फ रीडिंग करता है और बढ़िया से रीडिंग करता है तो वोकैब भी अच्छी हो जाती है, ग्रामर भी, सब अपने आप हो जाता है। मतलब ऐसे समझ लो, एक तुम्हारे कोई भैया होंगे जो तुमसे बड़े होंगे, किसी कंपनी में जॉब करते होंगे, ठीक ठाक उनकी इंग्लिश होगी रीडिंग करके, क्योंकि वो रीडिंग करते होंगे। उनसे एनडीए का पेपर सॉल्व कराना, इंग्लिश का कर देंगे। 30 नंबर 35 नंबर तो आराम से ले आएंगे वो, मतलब 30 35 क्वेश्चन तो उनके आराम से ठीक हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रीडिंग करते हैं। पर ये बात ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगी तुम्हें। तुम्हें लगता है मैंने तो किताब भी पढ़ ली, विंग्स ऑफ फायर पूरी खत्म कर दी यार, अब भी ठीक नहीं हो रहा। अबे नहीं हो रहा, इसका मतलब 5 किताबें और खत्म करना पड़ेंगी। आज तक रीडिंग क्यों नहीं करी थी? इट इज अ पिटी। अब ये नहीं पता होगा, ये बड़ा कॉमन है, कहीं भी लिखे देखोगे ऐसे ही आता है, इट इज अ पिटी। ठीक है, कि हाँ, ये बड़े ही अफसोस की बात है क्या, ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ दा नहीं आएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो धनंजय सिंह बता रहा है, आई हैव बीन रीडिंग अबाउट 3 years एंड दीज क्वेश्चन सीम्स लाइक चाइल्ड्स प्ले। अब देखो धनंजय को जो बच्चों का खेल लग रहा है, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बच्चा, ये मैंने तो नहीं कहा धनंजय से, तो भाई ये लिख दे। तो धनंजय जो रीड कर रहा है वो खुद बता रहा है कि ये मुझे बच्चों का खेल लग रहा है। ये तो क्योंकि उसने काफी ज्यादा रीडिंग करी है। अगर तुमने 6 7 महीने भी रीडिंग करी है, 6 महीने भी रीडिंग कर ली है, तो भी तुम्हें ये बच्चों वाला खेल लगने लगेगा, तुम इसे आराम से बना दोगे। पर जब तुमने रीडिंग ही नहीं करी है तो तुम्हें हर सेंटेंस तुम्हें कहा ये क्या हो गया, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे कह दोगे। तो भाई ऐसी होती है लैंग्वेज। ठीक है, किंतु परंतु लेकिन हिंदी में नहीं बोलते हो, 3 3 किंतु ही रख लेते, परंतु लेकिन की क्या जरूरत थी। ठीक है, बीइंग एन एम ए। अब ये क्वेश्चन तुम देखना, अभी मैंने आंसर नहीं लगाया पर मैं बता रहा हूं तुम में से ज्यादातर ने सही किया होगा। क्यों सही किया होगा? क्योंकि ये तुमने पढ़ लिया है कि एम ए से पहले एन लगेगा। बीइंग एन एम ए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर। ठीक है, तो बीइंग एन एम ए ओनली, क्योंकि वो सिर्फ एक एम ए था। देखो, क्योंकि तुम्हें रट्टी तोते हो तुम, जो भी क्वेश्चन आ जाएगा ना जो तुमने नहीं पढ़ा होगा, जो रीडिंग के थ्रू आएगा, वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम वो रट्टू तोते, रूल पढ़ा दो तो तुम क्वेश्चन कर लोगे। अब ये वाला कर लोगे क्योंकि ये तो तुम सबने कहीं ना कहीं रीड करा होगा। सीम्स नहीं होगा, सीम ही होगा, ज्यादा अंग्रेज मत बनो। दीज क्वेश्चंस लिखा था उसने, क्वेश्चंस प्लूरल है इसलिए सीम होगा, सीम्स नहीं होगा। अरे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं जीवन में। एक ऐसे होते हैं जो होते हैं पिग, है ना, एक पिग जैसे होते हैं, और एक होते हैं हनी बी जैसे। जो हनी बी होती है ना, इसको तुम कितनी गंदगी कितने कूड़े पे भेज दो, कहीं बंद कर दो, ये वहां पे भी फूल ढूंढेगी, सुगंध ढूंढेगी, क्योंकि इसका व्यक्तित्व, इसका नेचर वैसे ही है। ये कौन है? इसको तुम कितने सुंदर गार्डन में भेज दो, 4 छोड़ दो सुअर, कितना सुंदर गार्डन हो, ठीक है, और 4 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर देखो वहां पे क्या हाल होगा। तो भाई ये तो आदमी का व्यक्तित्व होता है। जो इसको अच्छा देखना होता है ना, वो बुरे से बुरे में भी अच्छा ढूंढ लेता है। और जो खुद सड़ा हुआ होता है ना, जो खुद सड़ा हुआ होता है, उसे अच्छे से अच्छे में भी सड़ा हुआ ही दिखता है। समझ रहे हो, वो हर चीज में नुक्स निकालता है क्योंकि उसके अंदर नुक्स होता है। प्रॉब्लम है तो नुक्स तुम्हारे अंदर है बेसिकली, याद रखो। इसलिए कोई अगर क्लास में अच्छा कर रहा है, वो लीडर्स डैशबोर्ड में आ रहा है, तो आधे सोचते हैं चोरी कर रहा होगा ये तो, बेईमानी कर रहा होगा, गूगल यूज करता होगा। भाई ऐसे तो मैं भी आ जाऊंगा, आ जाना फिर, है बस की तो आ। ठीक है, तो ये वही वाले होते हैं। तो डू यू टेक शुगर, तो डू यू टेक शुगर, आ शुगर एंड शुगर, इस इज अ नॉन काउंट नाउन। तो नॉन काउंट नाउन के साथ आप याद रखिए, आप इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते।
क्या लगाया तुमने इसमें, देखो कुछ भी लगा रहे हो तुम। आशुगर, आशुगर तुमने कभी सुना है यार? नॉन काउंट के साथ तो आ वैसे भी नहीं लगता है, आशुगर लगा दिया। तो तुम्हें ना, अभी नाउन भी तुम्हारे कच्चे हैं बेसिकली। ये वो बच्चे हैं जिनके नाउन तक कच्चे हैं, जिन्होंने अभी वहां तक के डीपीपीस तक नहीं लगाई हैं। इंग्लिश में भगवत गीता पढ़ सकते हैं और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। बहुत सारी वोकैब सीखने को मिलेगी। अगर कोई इंग्लिश में भगवत गीता पढ़ना चाहता है तो बहुत बढ़िया उसने सोचा है। फौरन शुरू करो और जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो खत्म करो। बहुत सीखने को मिलेगा। टीचर की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, और इससे पता भी चल गया कि तुम कौन हो। तुम भैया, ये दो ऑप्शन दिए ना, तुम पिग हो, क्योंकि तुम्हें जो बात बताई गई, तुमने बात नहीं देखी कि सर क्या बात बता रहे हैं। तुमने उसमें ये देखा, ओहो कैसे बताया जा रहा है ना। इसीलिए भाई लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच बनाए गए कि आदमी समझ जाए कि हाइपरबोल क्या होता है, पन क्या होता है, सरकाजम क्या होता है, आयरनी क्या होता है, पैराडॉक्स क्या होता है। ये कि गधे भी आदमी इस बात को समझ ले। पर कम से कम ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये भी पढ़ाए गए थे आपको 8th 9th 10th में, आपके कोर्स में थे, पर आपने ये भी ढंग से नहीं पढ़े। तो तुम्हारे साथ तुम्हारा बहुत तगड़ा कट गया। तुम्हें पढ़ाने की कोशिश तो बहुत करी गई, पर तुम बस लिखना पढ़ना ही सीखे थोड़ा बहुत। तुम, जो मैं तुमसे कहता हूँ ना, हर क्लास के बाद पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए, वो नहीं हुआ तुम्हारे साथ। और क्योंकि जिंदगी में उतरा नहीं, इसलिए गधे के गधे रहे। तो कभी जोक होता है तो वो तुम्हें सीरियस लग जाता है। ठीक है, कोई बात तुम्हें कोई समझा रहा होता है, तुम वो बात ना समझ के उसका कुछ का कुछ समझ जाते हो, तो यही प्रॉब्लम आती है। रीजनिंग हिल गई तुम्हारी। शी लिव्स ऑन सेकेंड स्टोरी of the house and she has to come down quite often. तो she lives on the second story. तो ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, तो इन सब के साथ, जिसे आप रोमन नंबर्स कहते हैं, इनके साथ आप दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो शी लिव्स ऑन द, शी ही केम, द फर्स्ट मैन हु वेंट ऑन मून, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, द फर्स्ट हम द सेकेंड इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही नोज हाउ टू प्ले, अब मैंने बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा का इस्तेमाल होगा। तो फ्लूट क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले दा का इस्तेमाल होगा। आंसर इज बी। ठीक है, तो अभी स्कोर देखेंगे बाद में, पहले ग्राम ये एक बार निपटा देते हैं। एंटोनिम बताना है आपको। तो देखो, नॉइसम का क्या मतलब होता है? नॉइसम का मतलब होता है कुछ ऐसा जो हो बदबूदार, प्यूट्रेट, स्टिंकिंग, पीटेड, सड़ा हुआ, जिसमें से बदबू आ रही हो, सड़ा हुआ। ठीक है। कंटामिनेटेड भी कह सकते हो, पर ये कंटामिनेटेड ना उस सेंस में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कुछ जो सड़ता हुआ होता है, रैंक भी बोलते हैं, रैंक सड़ते हुए को भी बोलते हैं। मतलब रैंक वो वाली भी रैंक जो 1 2 3 वाली रैंक होती है, और इसे भी बोलते हैं फीटेड, FETID है ये, FETID।
फीटेड, प्यूट्रेड, स्टिंकिंग, नॉइटी, डर्टी, ये सारे के सारे हो गए सिनोनिम्स। बताना है एंटोनिम, तो हो जाएगा फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट क्या होता है? फ्रेग्रेंट का मतलब होता है फ्रेग्रेंस से बना है, फ्रेग्रेंस, अरोमा, ये सारे, ये सारे क्या होते हैं? जो प्लेजेंट स्मेल होती है। इसके लिए एक वर्ड और लिख सकते हैं, मेलोडोरस। मस्टी भी होता है, मस्टी। तो मस्टी, मेलोडोरस, ये सब बदबू होती है, बदबू। आंसर इज डी, क्योंकि उल्टा बताना था आपको, फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंस से बना ना, स्वीट स्मेल, फ्रेग्रेंस, अरोमा, डी इज द करेक्ट आंसर, उल्टा बताना। 10-12 वर्ड मिल गए भाई, नोट कर लो। अगला वर्ड, लिब्रेथीन, लिबर्निथीन। बदबू का उल्टा खुशबू होता है, ना कि साफ, इसलिए। हाँ, स्कंक भी बदबू होती है। देखो, ये जो है ना लिब्रिनथीन, ये वर्ड बना है लिब्रिनथ, LABYRINTH। ये इतना अगर आप देखें ना, अलग से लिख देता हूं, लिब्रिनथ, इसका मतलब क्या होता है? मेज, कॉयल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भूल भुलैया। कुछ ऐसा जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, इंट्रिकेट हो, है ना, कुछ कंफ्यूजिंग हो। तो ऑब्सक्योर इसी के क्लोज हो गया। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, ब्लर, हेजी, है ना, तो काफी क्लोज हो गया इसके, ये सिनोनिम हो नहीं सकता। अच्छा, इसी तरीके से ओपेक, ओपेक का मतलब होता है निब्यूलस, जिसके पार नहीं दिख रहा हो, धुंधला, ओपेक। ट्रांसल्यूसेंट भी आप किसी से कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। लेब्रोनिथ क्या होता है? मेज, जो ऐसे ऐसे हो। सार्पेंटीन भी आता है, एस, सार्पेंटीन मतलब सांप जैसा लहराया हुआ, ट्विस्टिंग, वो होता है लेब्रेनिथ। भूल भुलैया को बेसिकली बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका स्ट्रेट, क्योंकि भूल भुलैया का भी स्ट्रेट नहीं होती। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गॉडी? तो गॉडी क्या होता है? गॉडी का मतलब होता है गारिश, है ना, ये दोनों के दोनों सिनोनिम है। इनका मतलब होता है ब्राइट, शोवी, चमकदार एकदम, जिसमें से बहुत तेज चमक, ढिंचैक ढिंचिक वाला एकदम, जैसे कहीं डेकोरेशन हुई हुई हो, या किसी ने बहुत ही एकदम, जैसे डिस्को पे लाइट्स होती हैं, है ना, डिस्को पे या डीजे पे जहाँ पे लाइट्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गॉडी, एकदम बहुत ही ज्यादा, जिसमें शो ऑफ कहीं सब तरफ से दिख रही हो, भड़कीला वाला जो चमकदार होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा ड्रैब। ड्रैब मतलब डल,
लाइट्स वगैरह में, किसी चीज में डल। प्यूराइल का मतलब होता है सिली, चाइल्डिश, इमेच्योर, बच्चों वाली हरकतें। हिज प्यूराइल जोक्स, बच्चों वाले जोक्स जो होते हैं। ठीक है। ऑगस्ट का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। अगस्त एक महीना भी होता है ना, एक महीने बाद जो आने वाला है, बट इसका मतलब रिस्पेक्टेड, वेनिरेटेड, है ना, डिस्टिंग्विश्ड, जो जाना माना हो उसे हम बोलते हैं ऑगस्ट। तो ऑगस्ट, रिस्पेक्टेड, वेनिरेटेड, डिस्टिंग्विश्ड, ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए। तो यहाँ पे काफी सारे आपको सिनोनिम मिले हैं, गार्निश के भी, प्यूराइल के भी, ड्रैप के भी, और ऑगस्ट के भी। आंसर हो जाएगा आपका सी, ड्रैप। कॉन्वोल्यूटेड, ये क्या होता है? तो कॉन्वोल्यूटेड क्या होता है भाई? कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है समथिंग विच इज कंफ्यूजिंग, है ना। जहां पे आपने इंट्रिकेट के सिनोनिम लिखे, इंट्रिकेट, तो उसे यही वहीं लिख दीजिए कॉन्वोल्यूटेड को। इसका उल्टा हो जाएगा सिंपल। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है दैट कैन बी टेकन इनटू यूज, कोई ऐसी चीज जो इस्तेमाल में ली जा सकती हो, है ना। यूटिलिटेरियन मतलब प्रैक्टिकल, जिसका प्रैक्टिकल किया जा सकता हो, इस्तेमाल में ली जा सकती हो। सार्पेंटीन अभी मैंने आपको बताया था पीछे, ट्विस्टिंग, सांप की तरह जो होता है। और लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, एसिडुअस। तो हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, एसिडुअस, ये सारे के सारे होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आपको लेबोरियस के लिए भी वह वर्ड्स मिले हैं, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, एसिडुअस, ये सारे के सारे मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सिंपल। लगार्ड इज द लास्ट वर्ड फॉर दिस। हाँ, इंडस्ट्रियस भी मेहनती होता है। देखो, लगार्ड का मतलब होता है बेसिकली लेजी, है ना, आइडल, काम नहीं करना चाहता। डायलेटरी इसका सिनोनिम हो गया। स्लगिश, लिथार्जिक, और भी वर्ड आते हैं इसके लिए, पहले आंसर लगा देते हैं इसका। ठीक है। लिथार्जिक, लेकाडाइसिकल, स्लॉथफुल, शिफ्टलेस, थ्रिफ्टलेस, ये सारे के सारे कौन है? सिनोनिम्स हैं डायलेटरी या लगार्ड के, जिसका मतलब होता है लेजी या आइडल, सुस्त। ठीक है। फ्रैंटिक का मतलब होता है मैड, पागल, फ्रेंजी, फ्रेंजी, मैड, फ्रेंटिक, लुनाटिक,
नर्ड, ये सब पागल होते हैं। फ्रैंटिक का मतलब होता है जो अनकंट्रोल, बेसिकली अनकंट्रोल के लिए भी फ्रैंटिक आता है, तो इसीलिए मैड भी बोल देता, तो फ्रैंटिक बेसिकली अनकंट्रोल्ड होता है। बरसर्क भी कहते हैं, बिदक जाना, द हॉर्स वेंट बरसर्क, बिदक गया। ठीक है। अच्छा, ये प्रिजम्शियस का मतलब होता है एरोगेंट, एरोगेंट, ओवरबोल्ड। ठीक है, तो प्रिजम्शियस, एरोगेंट, ओवरबोल्ड, ये सब एक ही होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसा जो कि एकदम मुंह पे कह देने वाला बंदा हो, है ना, वो प्रिजम्शियस होता है, सोचेगा ही नहीं, है ना, अपने घमंड में रहेगा। बम्शियस भी कह सकते हैं, बम्शियस। हाँ भाई, तो एक्सपीडिशियस का मतलब क्या होता है? एकदम ही एक्साइटेड, एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। ठीक है, तो भैया ये थी हमारी आज की क्लास। और आज के जो हमारे विनर्स हैं, अगर हम उनको देखें, तो शिवम राणा, जिसने 20 में से 18 क्वेश्चन सही बनाए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास धनंजय सिंह, फिर अभिजीत, सिमरन, सूरज, गौतम, गौरव, संबोध, माहिर और आकाश। तो 15 तो सही हुए ही है, विच इज नॉट अ बैड स्कोर, आधे नहीं है। ठीक है, तो एक बार होमवर्क आपका है कि आपको इसकी डीपीपी लगानी है, और इसके अलावा जो हमारा शक्ति बैच आएगा उससे भी क्वेश्चंस लगाने हैं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं आर्टिकल से, सिर्फ एक क्वेश्चन मुश्किल से कभी आया तो आया, नहीं तो नहीं आया आर्टिकल में। पर ये टॉपिक ऐसा है जो आना जरूरी है, और ये रीडिंग से आपका डेवलप होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा आर्टिकल आपके कॉमन होंगे। इसमें ओमिशन का ध्यान आपको रखना है हमेशा। ठीक है, जिसके साथ आर्टिकल यूज होने हैं, जो मैंने नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस और ये सब लिखवाया है, उसका बस ध्यान रखिएगा, वहां से कुछ एरर फंस जाते हैं। डीपीपी करते हैं प्रोनाउंस की। चलिए। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। इन आवर हाउस इट्स ओके, इट्स थोड़ी होगा, इट इज ओके होगा। इट इज बोलोगे या ये वाला इट्स बोलोगे, एक ही बात है। ये वाला तो प्रोनाउन गलत हो जाता है ना, ए इज द करेक्ट आंसर, ये पॉजेसिव वाला है। माई पेरेंट्स वुड नॉट लाइक माई गोइंग, तो मैंने बताया था जीरेंट से पहले क्या आएगा? माई आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन जयपुर। तो अगर आप कहते हैं शिमला इज कोल्डर देन जयपुर, तो ठीक होता। आप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? दैट ऑफ जयपुर। सी इज द करेक्ट आंसर, दैट ऑफ कहेंगे, वो जो जयपुर का है। किसकी बात हो रही है? क्लाइमेट की बात हो रही है। राजू वॉज दी ओनली एक्टर, तो दी ओनली के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा, ये मैंने आपको बताया था। आंसर बी हो जाएगा। ही हु फॉलोस टू हेयर्स, ऐसा आदमी जो फॉलो करता है दो हिरन को, है ना, इज श्योर टू कैच नन। तो ही हु फॉलोस, हाँ, तो यहां पे नन नहीं होगा, नाइदर होगा। क्यों होगा नाइदर? क्योंकि दो दो खरगोश की बात हो रही है, तो दो के केस में आप नन नहीं, नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सिलेक्शन की बात हो रही है, तो इसलिए विच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, सिलेक्शन की बात हो रही है। द टू वुमेन वर क्वेरलिंग विद वन एन अदर की जगह ईच अदर का इस्तेमाल होगा। ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ईच अदर और वन अदर में कितना डिफरेंस होता है। एक दो के लिए, एक दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। दो वी परचेज आर शूज फ्रॉम द सेम शॉप, हमने सेम शॉप से खरीदे थे। योर शूज आर बेटर देन दोज ऑफ माइन, तो योर शूज आर बेटर देन माइन बोलोगे ना। दोज ऑफ माइन तुम तब कहते जब तुम कहते द क्वालिटी ऑफ योर शूज, द कलर ऑफ योर शूज, द प्राइस ऑफ योर शूज, ऐसा कुछ कहते। तो यहां पे सीधे आप कहेंगे योर शूज आर बेटर देन
दैट ऑफ माइन, तो दैट योर शूज आर बेटर देन माइन, बस ये दोज ऑफ आप काट देंगे, सिर्फ माइन आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। These are false news. So news is a non-count noun. So this is false news. ऐसे करोगे तुम, A is the correct answer. Next question. रवि hates everyone and everything. तो everyone and everything के साथ क्या आता है? That का इस्तेमाल होता है, that का। तो आंसर हो जाएगा B. Her brothers both of, अच्छा ये ऑफ क्या आ गया? ऑफ आ गया प्रेपोजिशन। आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, तो हु तो वैसे भी नहीं आएगा, हुम आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। हर वॉइस इज स्वीटर देन योर्स, यू थोड़ी, तुमसे थोड़ी सुंदर है, उसकी आवाज से सुंदर है योर्स। अब यहाँ पे दैट ऑफ योर थोड़ी बोलोगे, दैट ऑफ तब बोलते जब द क्वालिटी ऑफ हर वॉइस, द श्रिलनेस ऑफ हर वॉइस, अगर ऐसा कुछ कहते तो। दो शी अपियर्स टू बी वेरी टॉल, शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन आई, कंपैरिजन के केस में आई, तो शी का कंपैरिजन हो रहा है आई से, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। बिकॉज ऑफ बीइंग कह रहा है, तो बीइंग क्या हो गया? जीरंड होगा, तो बिकॉज ऑफ हिज बीइंग, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जीरंड से पहले आप पॉसेसिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर हार्ट ट्रांसलेशन द पेशेंट हैज टू पुट ऑन इम्यूनो सप्रेसेंट सो दैट इट्स थोड़ी होगा हिज, किसके इम्यून सिस्टम की बात हो रही है? पेशेंट के, तो आप हिज कहेंगे। सी इज द करेक्ट वन। ये क्या लगाना है इसमें? बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, सिनोनिम बताना है। तो कॉर्पुलेंट होता है मोटा, ओबीस, बी इज द करेक्ट आंसर। लेकेडाइसिकल तो आज ही पढ़ा है आपको। सेगेशियस होता है वाइस, विकेड होता है मीन, तो आंसर इज बी। एवरेशियस, एवरेशियस होता है लालची, कोविटस, ए इज द करेक्ट आंसर। टॉर्पिड होता है डल, संबर होता है स्लीप, है ना, और नाइफ होता है इनोसेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है ना चाहते हुए भी, अनइंटेंशनली, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब आपको पता ही है। स्प्लेड का मतलब होता है फैलाना, तो स्प्रेड। जेड इज टायर्ड, अजाइल इज निम्बल, दोनों का मतलब होता है क्विक, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। टैसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, अनकम्युनिकेटिव, तो बी इज द करेक्ट आंसर। गैरुलस इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि टॉकेटिव होता है। कलॉजल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, ह्यूज, और पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्टी। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज की डीपीपी भी करा दी है और क्लास भी आपकी हो गई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। किसी का अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ND नो डाउट लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, ठीक है भाई लोग, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।